हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होगे घर पे। तो आज की जो वीडियो है वो है रीजनिंग का टॉपिक एनालॉगी टेस्ट, जिसको बोलेंगे सादृश्यता परीक्षण पार्ट 2 की। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो मैंने आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके वहाँ पे देख सकता है। आज हम करेंगे पार्ट 2 एनालॉगी टेस्ट। बात करें एनालॉगी टेस्ट रीजनिंग की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जितने भी अपने एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे की बात करें, एचएसएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉगी टेस्ट या जिसको बोलें सादृश्यता परीक्षण। और इसमें जो टॉपिक है इसके अंदर भी कई टाइप के जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, कई टाइप्स बनेंगी, जिसमें मैं पहली टाइप ही करवा रहा हूँ आपको, वर्ड एनालॉजी। ठीक है ना। वर्ड एनालॉजी के बाद हम आगे करेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी, फिर करेंगे डिजिट एनालॉजी। ठीक है, तो ये कई टाइप के बनेंगे। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चाहे जितने भी पार्ट बने मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आप बस इतना कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके टाइम से। ठीक है। और जितने भी वीडियोस हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी पढ़ाई करते करते इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो एनालॉगी टेस्ट पार्ट 2, जिसमें वर्ड एनालॉगी की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी की बात हो चाहे वो रेलवे की बात हो। रीजनिंग जो है, ये टॉपिक रीजनिंग का लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें इसको। ठीक है, चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ इस टॉपिक के। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो एक बारी लॉजिक लगाएं और बताएं कि क्या आंसर आएगा। इसने दिया उल्लू अनुपात सीखना। जो रिलेशन पहले का दूसरे आपको पता होगा, वीडियो 1 में मैं बता चुका हूं, जो पार्ट 1 था कि एनालॉगी टेस्ट को किस तरह करना है। आपको रिलेशन लगाना है पहले का दूसरे से, वही रिलेशन होगा तीसरे का चौथे के साथ, जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसके साथ। तो यहाँ पे उल्लू का चीखना, तो मुर्गी का क्या। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का जो है टाइम दूंगा। तो उस 15 सेकंड के टाइम में आपको बताना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और आंसर मन में सोच लीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखोगे, हो सकता है ये लाइव तो चल नहीं रहा, लाइव चल रहा होता तो उसमें साथ साथ बता देते आप। तो लाइव नहीं है, तो जब भी वीडियो आप जब देखें तो एक बारी पॉज कर लें क्वेश्चन को, 15 सेकेंड या 10 सेकेंड जितना भी टाइम कर सकें आप सोचें, आपका आंसर अपने मन में सोचें, और फिर जो है वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं इसका लॉजिक भी बता सकूं और इसका आंसर बता सकूं। ठीक है, चलो तो 10 सेकंड आपके पास, सोचिए एक बार जल्दी से, फिर इसका आंसर और लॉजिक मैं दोनों बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए यहां पे रिलेशन क्या है, उल्लू का चीखना, यानी कि उल्लू की जो आवाज है वो चीखना दे रखा है, तो मुर्गी की आवाज आपसे पूछ ली। तो मुर्गी की आवाज जो है ऑप्शन दे रखे हैं, ची ची करना, सेकंड ऑप्शन है कुड़कुड़ाना, थर्ड ऑप्शन है कूजना या गुटरगू करना, और डी ऑप्शन है कू कू करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुड़कुड़ाना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए उल्लू की जिस प्रकार बोली जो होती है वो होती है चीखना। चीखने को इंग्लिश में बोलते हैं हूट्स। क्या बोलेंगे, हूट्स। हूट्स को क्या बोलते हैं आपके पास, सॉरी, हूट्स को क्या बोलेंगे, चीखना। क्लियर बात। यहाँ पे आपके पास इसी प्रकार मुर्गी की जो बोली होगी वो होगी कुड़कुड़ाना, और कुड़कुड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इस इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्लक्स, CLUCKS, क्लक्स को बोलते हैं कुड़कुड़ाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का टकसाल तो ईंट का क्या। सोचें एक बारी जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूं। देखिए यहां पे आपके पास रिलेशन क्या है, मुद्रा का रिलेशन टकसाल से दे रखा है। तो इसका मतलब मुद्रा जो है कहां बनती है, टकसाल, जिसको मिंट बोलते हैं आप। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिंट्स बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे टकसाल इसकी हिंदी होती है मिंट्स की, जहां पे मुद्रा बनाई जाती हैं। तो ये अगर ईंट के बारे में बात कर ली तो ईंट कहां पे बनेगी, पहला ऑप्शन भट्टी, दूसरा ढलाई घर, तीसरा सीमेंट्री, चौथा पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भट्टी। भट्टी जो होती है उसमें ईंटों को पकाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ईंटों के लिए निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा, भट्टी में किया जाएगा। चलो
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मीटर तो विद्युत शक्ति का क्या? 10 सेकंड जल्दी से सोचें। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। लंबाई का मीटर है तो विद्युत शक्ति का क्या होगा? तो देखें यहां पे लेंथ यानी कि लंबाई की इकाई दे रखी है, यूनिट किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर, तो पावर की इकाई आपसे पूछ ली, तो पावर की इकाई क्या होती है? वाट। आप जानते होंगे इस चीज को, ये जीएस जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी और उसके जो यूनिट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पावर की जो इकाई होगी, यूनिट होगी, वो क्या होगी? वाट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाट। क्योंकि कैलोरी जो है वो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, डिग्री की बात करें वो आपके टेम्परेचर की यूनिट होती है, और अगर बात करें किलोग्राम की तो वो आपके मास यानी कि द्रव्यमान की यूनिट होती है। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भारत तो टेक्सास क्या? महाराष्ट्र का रिलेशन भारत से दे रखा है, तो टेक्सास का रिलेशन किससे होगा? चलो, यहां पे महाराष्ट्र का रिलेशन जो है वो भारत से दी दिया, इसका मतलब महाराष्ट्र एक राज्य है किसका? भारत का। तो टेक्सास भी एक राज्य यानी कि एक प्रांत है किसका? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा ब्राजील, चौथा यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डी इज द राइट आंसर। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का राज्य है उसी प्रकार टेक्सास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, यानी कि यूएसए का एक प्रांत है। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओकी इंडिया तो बेसबॉल क्या? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जीएस टाइप के हैं, अगर जीएस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, अगर जीएस नहीं है तो फिर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करना। है तो एनालॉजी रीजनिंग का टॉपिक, लेकिन उसमें भी जीएस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। चलो सोचें 10 सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। ओकी का इंडिया तो बेसबॉल का क्या? चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। ओकी इंडिया तो बेसबॉल क्या? पहला ऑप्शन है यूएसए अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा चीन। तो देखो लॉजिक क्या है, पहले रिलेशन देखो क्या है। ओकी इंडिया का क्या रिलेशन है? ओकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अब 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, अगर पता होगा तो लगा दोगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बेसबॉल जो जिस प्रकार हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है उसी प्रकार बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधा बीज तो कली किसके लिए कली होगा? पौधा अगर बीज है तो किसके लिए कली होगा? सोचें, रिलेशन को ध्यान में रखें और फिर जो है जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो बताएं। एक बारी अपने अपने दिमाग में सोचें 10 सेकंड के लिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए रिलेशन क्या है, पौधा और बीज में क्या रिलेशन? देखो बीज के बाद क्या बनता है? पौधा। तो यहां पे कली के बाद का अगला स्टेप पेड़ के अंदर क्या होता है? कली के बाद क्या होगा? जनरल सी बात है, कली के बाद जो आएगा वो आपका क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फूल आएगा। कली के बाद क्या आएगा? फूल। और फूल के बाद वाला पार्ट पूछे तो क्या होता है? फल होता है आपका। क्लियर बात? चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सांप अगर सरीसृप है यानी कि रेंगने वाला है तो चमगादड़ क्या है? सांप अगर सरीसृप यानी कि रेंगने वाला है तो चमगादड़ क्या है? ऑप्शन आपके स्तनपाई है, दूसरा ऑप्शन है पक्षी है, तीसरा है गेंद है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलो देखिए, सांप का रिलेशन दे रखा है किससे? सरीसृप। सांप जो है सरीसृप वर्गीकरण, जब बायोलॉजी की बात करें तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दो टाइप से इसका वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पे सांप का वर्गीकरण किस वर्गीकरण में आता है? सांप रेंगने वाले जानवरों में आता है, दैट इज सरीसृप बोलते हैं उसको, रेप्टाइल जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चमगादड़ जो है वो किस वर्गीकरण का हिस्सा? पहला ऑप्शन स्तनपाई, दूसरा पक्षी, तीसरा गेंद और चौथा क्रिकेट। तो गेंद और क्रिकेट तो देखते ही काट देंगे।
अब चमगादड़ पक्षी और स्तनपाई दो में कंफ्यूजन है, तो मैं आपको आंसर बता दूं कि चमगादड़ जो होता है वो किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, या प्राणियों का कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा स्तनपाई के अंदर, ऑप्शन ए। जीएस में भी कई बार पूछा गया चमगादड़ के बारे में कि चमगादड़ जो है किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, स्तनपाई वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। अगर मैं स्तनपाई की बात करूं, देखो यहाँ पे एक तो उभयचर वर्गीकरण होता है, कोर्डेटा होता है, एक आपके पास स्तनपाई होता है, ये कई टाइप के, सरीसृप होगा, ठीक है ना, तो कई टाइप के वर्गीकरण है, बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे, जीएस का टॉपिक है। तो स्तनपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो स्तनपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच मैमल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास से, देखो एक होता है उभयचर, उभयचर भी कई बार पूछ लिया कि उभयचर में कौन कौन से प्राणी जो हैं वो आएंगे, ठीक है, या फिर स्तनपाई में कौन कौन से प्राणी आएंगे। तो उभयचर जो होता है उसको एम्फीबियन बोलते हैं, जो विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी में और आपके पास धरती पे दोनों पर रह सकते हैं। और स्तनपाई होते हैं मैमल्स विच कैन गिव बर्थ टू बेबीज एंड गिव मिल्क, ठीक है ना। तो ये जो है, तो चमगादड़ जो है वो किस वर्गीकरण का हिस्सा है, अपना स्तनपाई वर्गीकरण का हिस्सा है, तो आंसर आ जाएगा इसका स्तनपाई। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष तो राज्यसभा का क्या। देखो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो अगर पता होगा तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। पहले रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या है। रिलेशन है लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का जो सभापति होता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष, स्पीकर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए जो राज्यसभा का जो स्पीकर होगा उसको क्या बोलेंगे। अब सीधी सी बात है, ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री नहीं होता, दूसरा ऑप्शन उपाध्यक्ष नहीं होता, तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति और चौथा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी ऑप्शन, क्या होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति की अगर बात करें तो वो कौन होगा, आपका उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुत्ता अनुपात पिल्ला 100:2 बिल्ली क्या होगा। तो 10 सेकंड के लिए सोचें। ऑप्शन है बछड़ा, मेमना, बिलोटा या सावक। फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो कुत्ता और पिल्ले में क्या रिलेशन है, कुत्ते का जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, पिल्ला। इसी टाइप से बिल्ली का जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिलोटा। बिल्ली का बच्चा क्या कहलाएगा, बिलोटा। बाकी जो ऑप्शन बच गए, बछड़ा किसे बोलेंगे, गाय का बच्चा, बछड़ा किसे बोलेंगे, गाय का बच्चा। मेमना किसे बोलेंगे, अगर मेमने की बात करें तो मेमना होगा भेड़ या बकरी का बच्चा, किसका बच्चा, भेड़ या बकरी। सावक क्या होगा, शेरनी या शेर का बच्चा, शेरनी या शेर का बच्चा क्या कहलाएगा, सावक कहलाएगा। तो बिलोटा होता है बिल्ली का बच्चा, तो यहाँ बिल्ली का बच्चा ही पूछा इसने, तो क्या आएगा, बिलोटा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा, भेड़ का मटन तो हिरन का क्या। ऑप्शन आपके वेनिजन, सेकंड ऑप्शन व्हील, तीसरा मीट और डी ऑप्शन है फ्लैश। चलो देखें यहां पे आपके पास रिलेशन क्या है, भेड़ का मटन, मटन होता है भेड़ का मांस, भेड़ के मांस को क्या बोलेंगे, मटन बोलेंगे। उसी प्रकार रिलेशन पता लग गया कि भेड़ का मांस क्या होता है, मटन। तो हिरन का जो मांस होगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे एक नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया, वेनिजन। क्या नाम दिया गया, वेनिजन। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेनिजन जो है वो मांस होता है, VENISON, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इस टाइप से लिखा रहेगा, वेनिजन मांस होगा किसका, हिरन का। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस तो एंथ्रेक्स जो है वो क्या होगा। ऑप्शन आपके फफूंद, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस और चौथा है कीट। 15 सेकंड का टाइम है, सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। पोलियो जो है इस टू वायरस तो एंथ्रेक्स क्या। देखो यहां पे पोलियो एक बीमारी है जो किसके कारण होती है, वायरस के कारण। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वायरस से होने वाले रोग, आपके जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है ना, या फिर आपके
फफूंद से होने वाले रोग, तो ये सारे के सारे रोग आपको पता हो तभी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। पोलियो किसके कारण होती है, वायरस के कारण। एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स बोलेंगे या इंग्लिश में इसको लिखा जाता है एंथ्रेकोसिस, एंथ्रेकोसिस बोलते हैं इसको, एंथ्रेकोसिस। क्लियर बात, ANTHRACOSIS, एंथ्रेकोसिस बोलते हैं। और ये क्या बीमारी होती है, ये होती है आपकी एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन इन लंग्स, फेफड़ों के अंदर कार्बन का जमा हो जाना। और ये क्यों होता है, ये होता है आपका ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जब एयर में पोल्यूशन हो जाता है, यानी कि प्रदूषण हो जाता है, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसके कारण उनके फेफड़ों में क्या जमा हो जाता है, कार्बन। और इसी बीमारी को क्या नाम दिया गया, एंथ्रेकस या एंथ्राकोसिस नाम दिया गया। तो एंथ्राकोसिस जो है वो किसके कारण होगी, ऑप्शन है फफूंद के कारण, दूसरा बैक्टीरिया के कारण, तीसरा वायरस के कारण और चौथा कीट के कारण। तो यहां पे आपके पास पोलियो जिस प्रकार से एक वायरस जनित रोग है, उसी प्रकार एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से होता है एंथ्रेक्स, जिसको बोलेंगे एंथ्रेकोसिस। जो मैंने बताया क्यों होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द कार्बन इन द लंग्स, यानी फेफड़ों में आपका क्या जमा हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है। क्लियर बात। और ये क्यों होता है, ये होता है आपके वायु प्रदूषण से, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लोग धूम्रपान करते हैं, उसके कारण उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच अनुपात फ्रांस तो डच क्या। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें दिखता है कि पहले फ्रांसीसी आए, या फिर आपके डच आए, या फिर आपके अंग्रेज आए। तो उसी टाइप का एक लॉजिक का एक क्वेश्चन है, फ्रेंच अनुपात फ्रांस तो डच क्या। फ्रेंच जो है वो फ्रांस से आए, तो डच जो है वो कहां से आए या कहां के निवासी थे, यही आपसे पूछा। पहला ऑप्शन हॉलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिजी, चौथा स्वीडन। तो क्या आएगा आंसर, चलो देखें। एक और भी लॉजिक हो सकता है कि यहां पे आपके पास फ्रेंच जो है एक लैंग्वेज भी है, तो वो किसकी लैंग्वेज है, फ्रांस की लैंग्वेज है, ये भी एक लॉजिक बन सकता है। तो डच जो है वो आपकी कहां की लैंग्वेज है, या कहां के निवासियों की बात करें तो उस टाइम हिस्ट्री में वहां पे डच आए थे, तो डच का मतलब क्या था, कहां से आए थे वो, होलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, होलैंड होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का मार्क तो मोरक्को का क्या, जर्मनी का मार्क तो मोरक्को का क्या। चलो देखें, रिलेशन है जर्मनी का मार्क, तो यहां पे जर्मनी का मार्क रिलेशन है कि यहां पे देश और मुद्रा का रिलेशन है। जर्मनी की जो मुद्रा है वो क्या दे रखी है, मार्क। तो मोरक्को की मुद्रा क्या होगी, तो ध्यान रखें मोरक्को की मुद्रा जो होती है वो होती है दिरहम। किस ऑप्शन में दे रखा है, दिरहम, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिरहम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये भी कई बार पूछ लेता है देश और उससे संबंधित मुद्रा के बारे में। तो यहाँ एक बार पेपर में पूछा जर्मनी का मार्क तो मोरक्को क्या, तो मोरक्को क्या आ जाएगा, दिरहम। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद आंख तो निमोनिया क्या, मोतियाबिंद आंख तो निमोनिया क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मोतियाबिंद आंख तो निमोनिया क्या। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आप सोच सकते हो। पहले तो रिलेशन देखें, देखो मोतियाबिंद एक प्रकार की बीमारी है, जो किसकी बीमारी है, हमारे शरीर के किस अंग की बीमारी है, आंख की। तो इसी प्रकार से निमोनिया जो होता है वो हमारे शरीर की किस अंग की बीमारी है, ये आराम से बता सकते हैं। तो किस अंग की बीमारी है हमारे पास है, ये हमारे फेफड़ों की यानी कि लंग्स की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखें, रिलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को। यहाँ पे मोतियाबिंद का आंख से रिलेशन, इसका मतलब मोतियाबिंद एक बीमारी है, और किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है। इसी टाइप से निमोनिया जो है वो बीमारी है किसकी, फेफड़ों की। तो ध्यान रखें ये बात, फेफड़ों की बीमारी है कौन सी, निमोनिया। क्लियर, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हेल स्तनपायी तो कछुआ क्या। ऑप्शन है उभयचर, सेकंड ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है मोलास्का। वही बायोलॉजी का मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो एक बारी 10 सेकंड के लिए सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं।
चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। व्हेल स्तनपाई तो कछुआ क्या? देखें, मैं बता चुका हूं कि स्तनपाई क्या होते हैं, विच कैन गिव बर्थ टू बेबीज और गिव मिल्क, जो दूध देते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, स्तनपाई मैमल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो व्हेल क्या है, स्तनपाई वर्गीकरण में आती है। तो कछुआ जो है किस वर्गीकरण का हिस्सा है, ये आपसे पूछा था। तो आप बता सकते हैं कि कछुआ किस वर्गीकरण का हिस्सा है, वो आ जाएगा आपका दिए गए ऑप्शन में सरीसृप में आएगा। कछुआ किस वर्गीकरण का हिस्सा है, सरीसृप वर्गीकरण का जो है वो एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उभयचर क्या होते हैं, उभयचर होते हैं विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। मछली एक वर्गीकरण होती है, मोलास्का एक वर्गीकरण होता है। तो आंसर इसका क्या आएगा, सरीसृप आएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, क्रिसमस अनुपात क्या, और वही उसी टाइप से पूछ लिया बिरयानी के लिए क्या आएगा। दो ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ईसाई मुस्लिम, दूसरा काजू चावल, तीसरा जीसस रमजान, चौथा केक ईद उल फितर। चलो अब यहां देखें, क्रिसमस के लिए यहां पे केक और बिरयानी जो है वो खाई जाती है कब, ईद उल फितर के ऊपर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस के ऊपर क्या बनाया जाता है या क्या खाया जाता है, केक। उसी टाइप से बिरयानी किसके ऊपर खाई जाएगी, ईद उल फितर जो है मुसलमानों का त्यौहार है, मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है ईद उल फितर। तो यहाँ पे केक जो है वो क्रिसमस के टाइम पे और ईद उल फितर के टाइम पे क्या खाई जाती है, बिरयानी जो है वो खाई जाती है। तो इस टाइप का ध्यान रखें, क्योंकि त्योहारों के व्यंजन है, सीधा सा मतलब ये है, क्रिसमस पर केक खाया जाता है, तो ईद उल फितर पर क्या खाई जाती है, बिरयानी खाई जाती है। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का आम तो न्यूजीलैंड का क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको सबको पता है, कीवी जो है न्यूजीलैंड का जो है प्रतीक चिन्ह है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास रिलेशन है भारत का आम। तो भारत का आम से क्या रिलेशन है, भारत का जो फल है वो क्या है, राष्ट्रीय फल की अगर मैं बात करूं वो क्या है आपके पास, आम है। तो उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कीवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंढक अगर उभयचर है तो व्हेल क्या है। कई बार बता चुका हूं, फिर से यही आ गया। मेंढक अगर उभयचर है तो मेंढक के बारे में बता चुके हैं। उभयचर क्या होता है, एम्फीबियन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। और ये एम्फीबियन क्या होता है, जिसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं, विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी में और जमीन पर दोनों पर रह सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीबियन या उभयचर। तो व्हेल जो है वो क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं क्या है, स्तनपाई है। व्हेल क्या है आपके पास है, स्तनपाई है। तो डी इज द राइट आंसर। व्हेल क्या हो जाएगी आपके पास, स्तनपाई हो जाएगी। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर भारत तो रिच क्या। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा है इंग्लैंड। ये भी जीएस का ही क्वेश्चन बनता है वैसे तो, लेकिन एनालॉगी में कई बार जो है पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। तो यहां पे आपके पास देखो रिलेशन क्या है, मोर का भारत तो रिच का क्या है, ये आपसे पूछ लिया इसने। तो मोर भारत का राष्ट्रीय क्या है, पक्षी है। मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार से रीछ जो है वो कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूस, यानी कि रसिया। रीछ जो है रसिया का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का पता है आपको, कंगारू है। क्लियर बात। तो यहाँ पे रूस का राष्ट्रीय पक्षी क्या आ जाएगा आपके पास, रीछ आ जाएगा, क्योंकि मोर जिस तरह भारत का है तो उसी टाइप से रीछ कहाँ का है, रसिया का है। क्लियर बात। राष्ट्रीय जीव बोल सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीयता की बारे में बात की ना, तो मोर तो पक्षी हो गया, लेकिन रीछ तो क्या है आपके पास, एक प्रकार का जीव है। तो ये जीव जो है वो आपके पास कहाँ का है, किस देश का है, रूस का है। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो डीएनए क्या। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो डीएनए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो डीएनए क्या। 10 सेकंड है, सोचें एक बार इसके बारे में कि रिलेशन जो दे रखा है उसके हिसाब से डीएनए के लिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन ऊर्जा से दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि ऊर्जा का संचरण होता है वहां पे।
तो डीएनए किससे संबंधित होगा? डीएनए होगा, डीएनए जब भी जाना जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं डीएनए को, डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो आपके वंशानुक्रम यानी कि जो वंश वृद्धि है या वंश से संबंधित है वो डीएनए से बताया जाता है, तो वंशानुक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वीडियो का कैसेट तो कंप्यूटर का क्या? बड़ा ही आसान सा लॉजिक है इसके अंदर। देखो वीडियो का रिलेशन दे रखा है कैसेट के साथ, तो कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा? तो वीडियो और कैसेट में क्या रिलेशन है? वीडियो जो है वो किससे चलती है? कैसेट से चलती है, या कैसेट डलती है किसके अंदर? आपके पास वीडियो रिकॉर्डर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार कैसेट वीडियो से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दे रखा होगा जो आपका संबंधित है कंप्यूटर से। फाइल की बात करें, बिट की बात करें और एडिट की बात करें, लेकिन जिस प्रकार कैसेट वीडियो से संबंधित उसी प्रकार जो बाहर से डलती है वो क्या डलती है? फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है वो कंप्यूटर में डलती है या कंप्यूटर में उसका यूज होता है, तो बी इज द राइट आंसर। इन सब में से बेस्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लॉपी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य स्तनपाई तो सर्प क्या? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसी टाइप के, बार बार कई पेपर में पूछे गए। पहला ऑप्शन कीट, दूसरा सरीसृप, तीसरा विष, चौथा विसर्पी। तो यहाँ वर्गीकरण की बात है, फिर से मनुष्य का रिलेशन स्तनपाई से दे रखा है, तो सर्प का रिलेशन किससे होगा? तो सर्प क्या होता है? रेप्टाइल होता है जिसको सरीसृप वर्गीकरण बोलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वर्गीकरण से संबंधित कई बार पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, चाहे रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, एचएसएससी की बात करें, तो ध्यान रखें इस एक टाइप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइप, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर का तापमान तो ओपिसोमीटर जो है वो किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है ओस, दूसरा है रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई, चौथा ऑप्शन द्रव। तो 15 सेकंड है, सोचें एक बार इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो यहां देखें, थर्मामीटर का रिलेशन किससे है? टेम्परेचर यानी कि तापमान से है। उसी टाइप से ओपिसोमीटर जो है वो किससे संबंधित होगा, यानी कि क्या मापने के काम आएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेखाएं यानी कि लाइंस। अब देखो यहाँ थर्मामीटर क्या मापता है? तापमान यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार ओपिसोमीटर जो होता है वो जो नक्शे बनाए जाते हैं उन नक्शों पर बनी रेखाओं की लेंथ को मापता है। किसको मापता है? लेंथ को, यानी कि लंबाई को मापता है। तो यहां पे रेखाएं जो हैं वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गणित अगर संख्याएं से संबंधित है तो इतिहास किससे संबंधित होगा? पहला ऑप्शन लोग, दूसरा घटनाएं, तीसरा तारीखें, चौथा है युद्ध या लड़ाइयां। तो देखें यहां पे रिलेशन है गणित का किसके साथ? संख्याओं के साथ। उसी प्रकार से इतिहास का संबंध जो है वो आपसे पूछ लिया, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मैं एक बार बता दूं, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज घटनाएं। क्यों आया? देखो रिलेशन क्या है, गणित जो है वो संख्याएं होती हैं गणित में, तो इतिहास में क्या होंगी? सीधी सी बात है घटनाएं होंगी। युद्ध भी रहे होंगे, तारीखें भी रही होंगी, लेकिन घटनाएं जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? घटनाएं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुर्दे नेफ्रॉन तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होगा? ऑप्शन है न्यूरॉन्स, दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क, तीसरा मेरुरज्जु, चौथा है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क मस्तिष्क का एक पार्ट है। तो यहां पे 10 सेकंड आपके पास, सोचें एक बारी, फिर मैं आंसर बताता हूं क्या आएगा इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो यहां पे गुर्दे जिसको आपके पास क्या बोलेंगे? लीवर बोलेंगे, क्लियर। यहां पे आपके पास यकृत, सॉरी किडनी जो है उसको बोलेंगे, यकृत जो होता है उसको लीवर बोलते हैं। गुर्दे जो होते हैं आपके पास वो क्या होगी?
किडनी जो होती हैं वो किससे संबंधित होती है, नेफ्रॉन से संबंधित होती हैं, यानी कि नेफ्रोलॉजी भी बोल देते हैं। जो गुर्दों से संबंधित डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर, गुर्दों के अंदर। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे संबंधित होगा, वो न्यूरॉन्स होंगे। जो हमारे दिमाग में, या फिर बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, वो उसमें जो मेन हिस्सा लेते हैं पार्ट्स में, वो कौन होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूरॉन्स। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीलिया यकृत तो किसका क्या। पहला ऑप्शन डायलिसिस गुर्दा, ददोरा त्वचा, कल्पना मस्तिष्क और वैलेंटाइन हृदय। आपको जो एग्जैक्ट, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, और रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए, रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये चीज सोचनी है। ध्यान रखें इस चीज का भी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपका। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए यहां पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें कौन प्रभावित होता है, यकृत, यानी कि लीवर सिस्टम आपका प्रभावित होता है। क्लियर बात। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। इसी टाइप से जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें जो बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पहला ऑप्शन डायलिसिस अपवहन गुर्दा। यहां देखिए गुर्दे का जब रोग हो जाता है तो डायलिसिस करनी पड़ती है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहां पे रिलेशन क्या है, रोग और किस अंग को प्रभावित करेगा वो चीज दे रखी है। हमें रिलेशन के ऊपर मेन फोकस करना है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी की बात करें, ददोरा जो जब हो जाता है तो किसके ऊपर होता है, त्वचा के ऊपर। हाँ, तो ये जो है आप ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ददोरा किसको प्रभावित करता है, हमारे त्वचा को प्रभावित करेगा। अगला देख लेते हैं, कल्पना एक रोग नहीं है जो मस्तिष्क में पैदा होती हैं, जो हमारी सोच है, जो सपन होते हैं, ये कल्पना रोग नहीं बोल सकते। वैलेंटाइन रोग नहीं बोल सकते हृदय का। तो ददोरा एक रोग है किसका, त्वचा का। तो आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमरूद आम तो किसका क्या। बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपको पहला ऑप्शन है बैडमिंटन शटलकॉक यानी कि चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है भील नागा, तीसरा है पुस्तक पढ़ना, चौथा है रसफल। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना है। तो सोचें इसके बारे में क्या हो सकता है आंसर। चलो आपने सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा, पहले एक बार रिलेशन देखें। अमरूद का रिलेशन आम से है, तो अमरूद और आम दोनों तो फल हैं, इसका मतलब सेम चीज होगी। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जिसमें सेम चीजें दी हुई हैं। वो सेम चीजें क्या हैं, यहां पे आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भील और नागा दोनों की दोनों जनजातियां हैं। दोनों की दोनों क्या हैं, जनजातियां। जिस प्रकार अमरूद और आम दोनों फल हैं, उसी प्रकार से भील और नागा दोनों क्या हैं, जनजातियां हैं। बैडमिंटन और शटलकॉक अलग अलग चीज, पुस्तक और पढ़ना अलग अलग चीज, रस और फल जो है अलग अलग चीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील और नागा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विषाणु चेचक तो जीवाणु क्या। यह भी रोगों से संबंधित क्वेश्चन। विषाणु चेचक तो आपसे पूछ लिया, जीवाणु क्या। विषाणु चेचक तो जीवाणु क्या। ऑप्शन आपके छोटी माता, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है निद्रा रोग। चलो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो रिलेशन क्या है, विषाणु यानी कि वायरस के कारण कौन होगा आपके पास, चेचक रोग होगा। तो इसी टाइप से जो हमारे पास जीवाणु से होने वाला रोग है, दिए गए ऑप्शन में से वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइफाइड। तो टाइफाइड जो रोग है वो किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धुआं प्रदूषण तो युद्ध क्या। तो मेन चीज क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन को जरूर ध्यान में रखें। तो देखें यहां पे धुएं का रिलेशन प्रदूषण से है, तो धुएं से क्या होता है, प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होगा, पहला ऑप्शन विजय, दूसरा ऑप्शन समझौता, तीसरा ऑप्शन विनाश, चौथा ऑप्शन शांति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। युद्ध का जो परिणाम होता है वो क्या होता है आपका, विनाश होता है। विजय, हार जीत तो होगी, एक हारेगा तो एक जीतेगा, लेकिन मेन जो चीज है वो क्या है, विनाश। युद्ध जब भी होगा तब क्या होगा, विनाश होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बढ़ईगिरी कौशल तो प्रतिभा क्या। बढ़ईगिरी कौशल तो प्रतिभा, या किसके लिए प्रतिभा आएगा, ऑप्शन है गायन के लिए,
दूसरा नीलगिरी के लिए, तीसरा कार चालन के लिए, चौथा चिनाई कार्य। तो सोचें जो बेस्ट मेन चीज है, सबसे बेस्ट आंसर जो है वो चूज करना है रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो चूज करें आप। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए रिलेशन है बढ़ईगिरी का कौशल, कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं स्किल। क्या बोलते हैं? स्किल। स्किल मतलब जो जन्म लेने के बाद जो कोई चीज सीखी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? स्किल बोलेंगे या कौशल बोलेंगे। लेकिन जो जन्म से ही होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभा, यानी कि उसको बोलेंगे टैलेंट। क्या बोलेंगे उसको? टैलेंट बोलेंगे। क्लियर बात? जो जन्मजात होती है, तो जन्मजात इनमें से कौन सी चीज होगी आपके पास? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गायन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायन हो जाएगा। कार चालन जन्मजात नहीं होता, ये स्किल में आता है। चिनाई कार्य भी स्किल में आता है और नलगिरी जो है वो भी स्किल का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे गायन जो है वो हो जाएगा आपका टैलेंट यानी कि प्रतिभा का हिस्सा, यानी कि जन्मजात जो चीज होती है उसको बोलते हैं गायन। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजा का सिंहासन तो स्वार का क्या? राजा का सिंहासन तो स्वार का क्या? 10 सेकंड है, सोचें एक बारी। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा सीट या पिटीका, तीसरा काठी, चौथा है कुर्सी। कई बार पेपर में पूछा गया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो राजा के लिए क्या होता है? सिंहासन होता है। उसी प्रकार स्वार जो घोड़े के ऊपर बैठता है, तो घोड़े के ऊपर जो सीट होती है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काठी। काठी बोलेंगे। जो घोड़े के ऊपर जो सवार को बैठने के लिए होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन को काठी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काठी हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शेरों का प्राइड तो बिल्लियों का क्या? शेरों का प्राइड तो बिल्लियों का क्या? ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन क्लाउडर, दूसरा झुंड, तीसरा गुच्छा, चौथा है स्कूल। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है आपको। तो 10 सेकंड है, सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें रिलेशन क्या है शेरों का प्राइड। तो शेरों के झुंड को, यानी जब झुंड में शेर चलते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं उसको? प्राइड बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि शेरों के समूह को क्या बोलेंगे? प्राइड बोलेंगे। उसी प्रकार जो बिल्लियों का समूह होगा उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है क्लाउडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दैट इज क्लाउडर। क्लाउडर जो है CLOWDER। अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें कि क्लाउडर होता क्या है, वो होता है बिल्लियों का झुंड या बिल्लियों के समूह को क्या बोलेंगे? क्लाउडर बोलेंगे। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रविशंकर सितार तो बिस्मिल्लाह खान क्या? तो चलो लॉजिक देखते हैं। रविशंकर जो है वो सितार है, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो क्या आएगा? यहां पे रिलेशन क्या है? यहां पे रिलेशन मेन चीज है, रविशंकर का रिलेशन दे रखा है सितार के साथ। रविशंकर यहां पे देखो मेन चीज है, यहां पे एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया और उसका प्रोफेशन यानी कि उसका पेशा दे दिया गया। क्लियर बात? तो सेम यहां अगले में भी व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो पेशा आपको बताना है। जीएस में जब करंट अफेयर की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे या फिर रविशंकर कौन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, रविशंकर एक सितार वादक थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो इनमें से कौन सा यंत्र बजाते थे? पहला ऑप्शन सिरोद, दूसरा संतूर, तीसरा शहनाई, चौथा है बांसुरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास बिस्मिल्लाह खान जो है वो क्या बजाते थे? सी ऑप्शन, दैट इज शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर शहनाई का रिलेशन होगा किससे? बिस्मिल्लाह खान से। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक तो राजा रवि वर्मा। भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय गायक, तो राजा रवि वर्मा जो है वो किससे संबंधित होंगे? पहला ऑप्शन है महान गायक, दूसरा महान चित्रकार, तीसरा महान नाटककार, चौथा है महान नर्तक। सोचें क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो देखें,
भीमसेन जोशी जो हैं वो शास्त्रीय गायक थे, तो राजा रवि वर्मा जो है वो क्या थे, महान गायक थे, महान चित्रकार थे, महान नाटककार थे या महान नर्तक थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महान चित्रकार। राजा रवि वर्मा जो है वो क्या थे, महान चित्रकार थे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चाबियां गुच्छा तो बेड़िए क्या। पहला ऑप्शन झुंड, दूसरा गल्ला, तीसरा रेवड़, चौथा गोल। तो देखिए लॉजिक क्या है, चाबियां हमेशा गुच्छे में रहती हैं, तो बेड़िए हमेशा किस में रहेंगे, यानी कि चाबियों के समूह को क्या कहा जाता है, गुच्छा। तो बेड़िए के समूह को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज झुंड। जब भी बेड़िए आएंगे तब किस में आएंगे, झुंड में आएंगे, तो उनके समूह को क्या बोलेंगे, झुंड बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का हृदय रोगी विज्ञान तो मस्तिष्क का क्या। कई बार पेपर में पूछा गया है, हृदय का हृदय रोग विज्ञान तो मस्तिष्क का क्या। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नेत्र रोग विज्ञानी, दूसरा है स्त्री रोग विज्ञानी, तीसरा है वृक्क रोग विज्ञानी और चौथा है तंत्रिका विज्ञानी। तो आप जो राइट आंसर है वो एक बार सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पे आपके पास कोई अंग दे रखा है और उससे संबंधित डॉक्टर बोल सकते हो या वैज्ञानिक बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते हो। तो यहां पे देखिए हृदय यानी कि हार्ट की जो सर्जरी करता है या हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हृदय रोग विज्ञानी या हृदय रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं। यहां पे अगर बात करें हृदय रोग विशेषज्ञ की, उसी टाइप से मस्तिष्क के जो वैज्ञानिक हैं उसका नाम क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे। तो उसका जो वैज्ञानिक का नाम होगा वो होगा आपका तंत्रिका विज्ञानी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग है, जैसे वृक्क रोग या फिर तंत्रिका विज्ञानी मस्तिष्क के रिलेटेड, इसको तंत्रिका विज्ञानी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, न्यूरोलॉजिस्ट, NEUROLOGIST। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्या होगा, तंत्रिका विज्ञानी या जो आपका मस्तिष्क का डॉक्टर होगा उसके क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, वृक्क या गुर्दों से संबंधित रोग जो होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ बात करें तो गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, हृदय रोग विशेषज्ञ को अगर बात करें, हार्ट का जो बीमारी है उसको देखने के लिए जो होता है वो होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखें चीज, तो तंत्रिका विज्ञानी न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे इसको, तो ये ध्यान रखें। ठीक है। चलो रोगों से संबंधित और या उसका अध्ययन कौन करता है उससे संबंधित ये रिलेशन था जो आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन घेंगा तो किसका क्या। अब देखो कई बार आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, बहुत बार आपने सुना होगा। तो इनमें से किसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन वसा स्थूलता, दूसरा इंसुलिन मधुमेह, तीसरा हार्मोन हीमोफीलिया, चौथा है आम एनीमिया। तो इसमें एक ही आंसर है जिसमें किसकी कमी से एक रोग होता है, वो रोग आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या डायबिटीज होता है। क्लियर बात। जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है उसी टाइप से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होगा, यानी कि डायबिटीज होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म तो कपाल विज्ञान क्या। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म तो कपाल विज्ञान क्या। एक क्वेश्चन और है आपके साथ सामने, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म तो कपाल विज्ञान क्या। तो देखिए यहां पे जीवाश्म विज्ञान की बात करें तो वो जीवाश्म संबंधित है। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तारकोल हो गया, ये सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। और वो किसके अंतर्गत आते हैं, फॉसिल साइंस के अंतर्गत आते हैं या जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो कपाल विज्ञान के अंतर्गत जो है वो कौन सा पार्ट आएगा, पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा थायराइड, तीसरा फेफड़े, तीसरा खोपड़ी, चौथा फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोपड़ी। और खोपड़ी को इंग्लिश में जो है वो क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे, यानी कि जो स्कल से संबंधित है वो जो है इसके अंतर्गत आएगा, कपाल विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर बात।
कपाल विज्ञान में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, बस सिंपल सी बात ये है, तो ये ध्यान रखें, SKULL स्कल जो है वो आ जाएगा खोपड़ी संबंधित। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है अपना, सत्यजीत रे जो है वो फिल्म से संबंधित है, तो पिकासो किससे संबंधित होगा? सत्यजीत रे फिल्म, तो पिकासो क्या? पहला ऑप्शन साहित्य, दूसरा नाटक, तीसरा कविता, चौथा है चित्रकला। तो सोचें एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका। पिकासो के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत बड़े चित्रकार हैं, बहुत बड़े जो हैं आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े पेंटर हुए हैं पिकासो, बहुत बड़ी हाई फाई पेंटिंग बनाई इन्होंने, बहुत रुपए में जो है इसकी नीलामी हुई है। तो सत्यजीत रॉय का रिलेशन जो है वो फिल्म जगत से संबंधित, तो पिकासो किससे संबंधित होगा? चित्रकला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पिकासो का संबंध किससे होगा? चित्रकला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सितारे दूरदर्शक तो रुधिर कोशिकाएं। सितारे और दूरदर्शक में रिलेशन क्या है? सितारों को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है वो क्या है? दूरदर्शक होते हैं। तो रुधिर कोशिकाओं को देखने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे? ऑप्शन आपके लेंस, दूसरा रुधिर, तीसरा कैमरा, चौथा सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुधिर कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पैमाना लंबाई तो सिस्मोग्राफ क्या? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। यहां देखें लॉजिक ये है, पैमाना जो है किसको मापेगा? लंबाई को। तो सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज करेंगे? पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा भूकंप, तीसरा रुधिर दाब, चौथा है आर्द्रता। सिस्मोग्राफ जब भी यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल में। किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा? सिस्मोग्राफ किसके लिए? भूकंप के लिए, अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तापमापी अगर ताप है, तापमापी अगर ताप है तो आपसे पूछ लिया ग्लूकोमीटर क्या होगा? तापमापी अगर ताप है तो ग्लूकोमीटर क्या? तापमापी अगर ताप है तो ग्लूकोमीटर क्या? 15 सेकंड का टाइम है, सोचें एक बार इसके बारे में। ऑप्शन आपके पास हैं, पहला ऑप्शन रुधिर, दूसरा रुधिर शर्करा, तीसरा शरीर शर्करा, चौथा है शरीर प्रतिरोध। क्या आएगा आंसर? तापमापी ताप तो ग्लूकोमीटर क्या? तापमापी अगर ताप है तो ग्लूकोमीटर जो है क्या आएगा? देखिए, तापमापी का रिलेशन किससे दे दिया? ताप से दे दिया। तो यहां पे रिलेशन है तापमापी, यानी कि थर्मामीटर किसको मापेगा? टेम्परेचर को मापेगा, ताप को मापेगा। तो ग्लूकोमीटर किसको मापेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ब्लड शुगर। क्या बोलेंगे? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को मापेगा ग्लूकोमीटर, ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर शर्करा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज षटभुज तो कौन सा रिलेशन जो है वो सही रहेगा वो बताना है आपको। ऑप्शन है शंकु गोला, आयत अष्टभुज, पंचभुज, सप्तभुज, कोण चतुर्भुज। 10 सेकंड है, सोचें इसके बारे में क्या आंसर आएगा, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें यहां पे आपके पास त्रिभुज में, त्रिभुज का रिलेशन दे रखा है षटभुज के साथ। क्या रिलेशन दे रखा है? षटभुज के साथ। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। और यहां दे रखा है षटभुज, षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6। मतलब 3 से 6 हुआ, इसका मतलब डबल हो गया। तो यहां पे भुजाओं का डबल कर रखा है। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं तो षटभुज में 6 भुजा, यानी कि 3 का डबल कर दिया 6। शंकु गोला लॉजिकल नहीं है, काट देंगे, ए ऑप्शन नहीं हो सकता।
पंचभुज सप्तभुज, पांच भुजा पंचभुज, सात भुजा सप्तभुज, तो यहां तो डबल नहीं हो रहा, दो बढ़ रही हैं लेकिन डबल नहीं हो रहा, यहां तो डबल पूछा है ना। कोण का चतुर्भुज, कोण चतुर्भुज, ये भी लॉजिकल हो गया। अब देखते हैं आयत, आयत में कितनी भुजा होती हैं 4, और अष्टभुज में कितनी भुजा होती हैं 8, तो 4 का डबल करेंगे तो कितना आया 8, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आयत का क्या आ जाएगा, अष्टभुज आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मछली सल्क तो बालू क्या, मछली सल्क तो बालू क्या। देखें रिलेशन क्या है वो जरूरी है। मछली का सल्क, मछली का जो शरीर है वो सल्क से ढका रहता है, किससे ढका रहता है, सल्क से, तो बालू का शरीर किससे ढका रहेगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोमचर्म जो है उससे ढका रहता है, तो लोमचर्म जो है राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्ता मधुमक्खी तो ऊंचा नीड, छत्ता मधुमक्खी तो ऊंचा नीड जो है, 10 सेकंड है, सोचिए एक बार इसके बारे में, फिर इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। चलो कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखें। यहाँ पे छत्ता और मधुमक्खी में रिलेशन ये है कि मधुमक्खियों का घर जो वो क्या होता है, छत्ता, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो ऊंचा नीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास ईयरी, EYRIE, EYRIE, ईयरी बोलते हैं, ये होता है ऊंचा नीड। तो ये यहाँ पे कौन रहता है, तो पहला ऑप्शन तोता, दूसरा कबूतर, तीसरा गुरुड़, चौथा चिड़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुड़। गुरुड़ के रहने की जगह जो है ऊंचा नीड बोले या ईरी बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर गुरुड़ द्वारा बनाया गया घोंसले को क्या बोलेंगे, ऊंचा नीड बोलेंगे। जैसे मधुमक्खियां किसको बनाते हैं, छत्ते को बनाती है, इसी प्रकार से ऊंचा नीड या ईरी को कौन बनाएगा, गुरुड़ बनाएगा। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, हमस्टर, गिलहरी और क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन कृंतक, दूसरा चूहा, तीसरा बिल्ली, चौथा मक्खी। तो सोचें इसके बारे में एक बार, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। फिर से वही लॉजिक, बायोलॉजिकल टाइप का लॉजिक लगेगा इसमें। देखिए मैं बताता हूं, अगर नहीं पता है तो आपको। देखो यहां पे आपके पास चींटी, मक्खी और मधुमक्खी तीनों की तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक ही वर्ग से बिलोंग करती हैं, अगर बायोलॉजी की फॉर्म में अगर मैं बात करूं। और वो जो वर्ग है वो कीट प्रजाति आएगा। इन तीनों की एक ही प्रजाति है और एक ही वर्गीकरण है। वो कौन सा वर्गीकरण है, कीट वर्गीकरण है, इंसेक्ट की अगर मैं बात करूं। ठीक है, हमस्टर, गिलहरी और एक इसमें से ऐसा है जो एक ही प्रजाति में आता है। देखो पहले हमस्टर और गिलहरी जो है वो किस प्रजाति में आएंगी, वो आती है आपके कृंतक। कृंतक बात करें, कृंतक बोलें या इसको इंग्लिश में रोडेंट बोलें, एक ही बात है। रोडेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, RODENT, रोडेंट प्रजाति होती है। तो उस रोडेंट प्रजाति में ये दोनों तो आएंगे, प्लस में ऑप्शन इनमें से एक दे रखा, वो बिल्ली, मक्खी या चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चूहा। चूहा, हमस्टर और गिलहरी जो हैं वो क्या इस प्रजाति में आएंगे, रोडेंट यानी कि कृंतक जिसको हिंदी में बोलते हैं उसमें आएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही प्रजाति का हिस्सा है। वो क्या है, कीट। क्लियर बात, कीट प्रजाति में आएंगे। ये कृंतक यानी कि रोडेंट प्रजाति का हिस्सा है, जिसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूहा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणित का तर्क तो विज्ञान का क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लॉजिक है इसके अंदर भी। गणित का तर्क तो विज्ञान का क्या, ऑप्शन है प्रयोगशाला, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा परीक्षण, चौथा है तथ्य। तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना है आपको। तो बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो यहां पे दे रखा गणित का तर्क। गणित जो है मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तर्क यानी कि आपके पास तर्कों पे आधारित है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना, उसमें प्रूव होते हैं सब कुछ सारी चीजें। तो विज्ञान के अंदर जो है वो होते हैं आपके तथ्य। विज्ञान किसके ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, तथ्य के ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तथ्य जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेनू भोजन तो कैटलॉग। मेनू भोजन तो कैटलॉग जो है वो किससे संबंधित होगा।
देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, मेनू, मेनू जो है वो भोजन, या जहाँ जब भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपके पास एक मेनू कार्ड होता है, तो मेनू कार्ड में क्या होता है, भोजन की लिस्ट होती है, क्लियर बात। तो भोजन की जो लिस्ट या सूची होती है उसको बोलते हैं मेनू। इसी टाइप से कैटलॉग किसकी लिस्ट या किसकी सूची होती है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकों की। पुस्तकों की सूची को क्या बोला जाएगा, कैटलॉग बोलेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिवाज, संस्कृति तो रस्म क्या, ऑप्शन धर्म, दूसरा पंथ, तीसरा प्रथा, चौथा समारोह। तो जो बेस्ट आंसर है वही चूज करना, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। देखिए यहां पे रिलेशन क्या है, रिवाज का रिलेशन संस्कृति से है, तो यहां पे सीधा सा रिलेशन हो गया, रिवाज से संस्कृति का पता चलता है। रिवाज से क्या पता चलता है, संस्कृति का। तो रस्म से क्या पता चलेगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, किसका पता चलेगा, प्रथा का पता चलेगा। तो ये जो है रस्म किससे संबंधित होगी, प्रथा से संबंधित होगी। रस्म से क्या पता चलेगा, प्रथा का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेंटर ब्रश तो खगोल शास्त्री क्या। पेंटर अगर ब्रश है तो खगोल शास्त्री क्या। तो देखिए यहां पे पेंटर का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो पेंटिंग करता है वो क्या होती है, आपकी ब्रश होती है। क्या होती है, ब्रश। तो खगोल शास्त्री का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑप्शन दे रखे हैं स्टेथोस्कोप, दूसरा है सूक्ष्मदर्शी, तीसरा है दूरदर्शी, चौथा है पेरिस्कोप। जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है आपको। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वो आपको बताना है। तो सोचें, 10 सेकंड है, फिर मैं बताता हूं आपको। रिलेशन आपको पता लग गया कि रिलेशन जो है वो क्या होगा इसका। पेंटर ब्रश के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आपके पास खगोल शास्त्री का जो कार्य है वो किसके बिना नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन, दैट इज दूरदर्शी के बिना। तो आंसर क्या आएगा, दूरदर्शी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूरदर्शी। क्लियर। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत वैज्ञानिकों को पड़ती है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर रखता है गले में। किसको मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, देखो डॉक्टर के पास दो चीजें होती हैं, तो होता है स्फेग्नोमीटर, सुना होगा आपने, और एक होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो गले में रखता है किसको मापने के लिए, हार्ट बीट, ठीक है ना, दिल की धड़कन को मापने के लिए। और एक होता है आपका स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर किसके लिए, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए उसका यूज करते हैं। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस्त्री स्पेनर तो बढ़ई क्या। ऑप्शन है पेड़, दूसरा लकड़ी, तीसरा फर्नीचर, चौथा है आरी। तो यहां पे बड़ा आसान सा लॉजिक है। मिस्त्री का रिलेशन स्पेनर, मिस्त्री का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्पेनर, तो बढ़ई का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आरी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बढ़ई का जो है वो क्या आ जाएगा, आरी आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता जलातंक तो मच्छर क्या। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से 10 सेकंड के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, एक बार सोचें, फिर इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुत्ता जलातंक तो मच्छर क्या। ऑप्शन है प्लेग, दूसरा मृत्यु, तीसरा मलेरिया, चौथा डंक। तो बताएं एक बारी, सोचें एक बारी, क्या हो सकता है। तो देखें, कुत्ता और जलातंक का मतलब होता है यहाँ पे जल में जाके आतंक करना नहीं होता। ये एक प्रकार की बीमारी है जिससे कुत्ते के काटने से होती है। ये कुत्ते के काटने से जलातंक नामक बीमारी होती है। उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी, एक ही ऑप्शन है, दैट इज मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो कुत्ते का जलातंक से रिलेशन ये हुआ कि कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वो कौन सी बीमारी बोलते हैं, उसको जलातंक बोलते हैं। तो मच्छर के काटने से जो बीमारी होगी वो क्या कहलाएगी, मलेरिया कहलाएगी। आई होप आपको ये सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठा सके। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे एसएससी ने पूछे चाहे रेलवे ने पूछे, मैं आपको करवाता रहूँगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। ठीक है, तो अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो मैं जो लेके आ रहा हूँ वो आप तक पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें और पढ़ते रहें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।